हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और नवीन सर से जानेंगे आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किया गया इस बार बिहार में पहली बार किया गया और ये किस आधार पर रिजल्ट जारी करता है आयोग कि जो लड़की का 40 पे रिजल्ट हो रहा है बीसी कैटेगरी से और 60 लाकर एससी का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये इतना नंबर का अंतर। और जब आप परसेंटाइल सिस्टम लागू किए हैं तो फिर ये बेस क्या है आपका? ना कुछ आप देते हैं, ना कट ऑफ दिए, ना कुछ। चलिए सारी चर्चाएं सर से करेंगे और जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का पेंच फंसा है आपका वो भी बातें होंगी और एज रिलैक्सेशन को लेकर बात होगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बिहार पुलिस का रिजल्ट घोषित हो गया और कहीं ना कहीं एक पेज छोड़ दिया जाता है सर। वो पेज ये है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पहली बार बिहार में लागू हुई सर। ये किस आधार पर रिजल्ट जारी किया? ना बच्चे समझ पा रहे हैं, ना किसी टीचर को समझ में अभी तक आया है सर। ये सवाल ये उठता है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां हैं, आज तक कभी नहीं देखे होंगे कि ये छोटा छोटा इशू सब चीज़ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई आपत्ति अनापत्ति वाली बात नहीं है और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। कभी कुछ गड़बड़ियाँ हो भी जाती है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं, चर्चा सिपाही का ही है, बिहार पुलिस का ही है, लेकिन हम उदाहरण आपको देकर के इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक गलती कर दी थी 2 साल पहले रेलवे, मल्टीपल रिजल्ट वाली, जिसको लेकर इतना बड़ा हंगामा देखे थे कि छात्र का हुआ था राजेंद्र नगर स्टेशन पर। तुरंत रेलवे बैकफुट पर आई कि नहीं आई, गलती को एक्सेप्ट की कि नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल की वैकेंसी थी। तब तो वो मान करके तुरंत बदलाव करके हर चीज़ को सुधार की। और आप ये कौन सा नियम बना दिए हैं? आप बोलते हैं कि हमने 2017 में ही एक नियम पास हुआ था, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। बिहार एसएससी हो, फिर इसके बाद आपका सीएसबीसी हो, उसी हाँ दरोगा वाला, तो उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ियाँ हो गई है या गलत डिसीजन ले लिया गया है तो समय के हिसाब से बदलाव तो संभव है और करनी भी चाहिए बदलाव। ये तो बच्चों का हक है कि क्वेश्चन एग्जाम वो दिए तो क्वेश्चन उनके साथ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन। बिल्कुल, और ऐसा थोड़ी है कि संविधान में ये चीज़ आपका लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन ही नहीं हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जिद्दीपन जो है आयोग का, वो कितने छात्रों का अहित उससे हो रहा है, मानसिक रूप से कितने छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन शायद आपने भी सुना होगा, नालंदा में एक लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो बीच में फंस गई, उसे रेस्क्यू करके निकाला गया। ऐसे ऐसे जो वो तो खबर बाहर आ गया सर। बहुत लड़कियां मुझे मैसेज करके बता रही हैं, भैया अब मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्या मैं बोलूं उन्हें? ये आयोग की लापरवाही है। अगर आप आंसर की और कट ऑफ जारी कर दें तो उन्हें ये संतुष्टि मिलेगी ना सर कि हाँ मेरा ये आया। सवाल ये उठता है कि जब आप रिजल्ट जारी किए, आप देखे होंगे कि 5-6 पेज में पूरा ये दस्तावेज दिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर दस्तावेज दिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने फॉर्म भरे थे, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए, किस कारण से कौन सा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ओवरऑल एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, वैकेंसियाँ कितनी रही, किस हिसाब से किस कैटेगरी में क्या चीज़ प्रभावित रही। आप टोटल चीज़ आप दिए, बहुत स्वागत योग्य काम आप किए, एक एक चीज़ आप क्लियर किए। लेकिन एक लाइन ये बात देने में क्या आपको गुरेज था कि किस आधार पर आप रिजल्ट बनाए हैं, किस आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू किए हैं? सब अलग अलग जिले में आपके प्रश्न पत्र अलग अलग थे, कई भाग में उसको बनाया गया था, कई सेट उपलब्ध थे। तो क्या आपका आधार रहा नॉर्मलाइजेशन करने का? जिलावार नॉर्मलाइजेशन अलग आप कर दिए, ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन कर दिए, बड़ा सा प्रश्न है। क्योंकि एक ही जिले में अगर कई तरह के क्वेश्चन जाएंगे तो जिलावार भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आयोग किसी न किसी उलझन में है, जो कि वो क्लियर नहीं करना चाहती है कि हो सकता है कि बड़ा विवाद इससे छिड़ जाए अगर हम ये चीज़ क्लियर कर देंगे तो। और छात्र इसका शिकार हो रहे हैं। आखिर छात्रों को ये जानने का अधिकार है कि नहीं है कि जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ, कि हमारा किस कारण से रिजल्ट नहीं हुआ, कट ऑफ इतना गया और उससे कम ही हमारा परफॉर्मेंस रहा, 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, पॉइंट में छूट गया, इतने नंबर से अधिक कट ऑफ से हम ज़्यादा लाए, दोनों बातें इसमें हैं। तो ये पूरा क्लियर करना चाहिए था आयोग को। तो यहाँ आयोग की ये ब्लंडर मिस्टेक है या बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है कि वो ये चीज़ नहीं क्लियर कर रही है, नहीं बता रही है, और छात्रों को इसका खासा नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये बात भी तो जैसे आप अभी बोले कि किसी खास कैटेगरी में एससी में इतना मार्क्स है, ओबीसी में इतने मार्क्स पर रिजल्ट हो गया है, कोई आधार तो नहीं है। आप भी अनुमानित बोल रहे हैं, कोई दूसरे शिक्षक भी अनुमानित बात बोलते हैं। आप 50 विद्यार्थी से पूछिएगा तो 50 तरह का कट ऑफ बताएंगे, नहीं मेरा तो इतने पे सिलेक्शन हो गया। क्या जरूरी है कि उतना पर ही जो विद्यार्थी बोल रहा है उतना पर ही हो गया होगा? तो ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्यों, इतना तरह तरह का कन्फ्यूजन क्यों? तो यहाँ पर आयोग पूरी तरीके से दोषी है। इसको पुलिस में एग्जाम हुआ था सर, वहाँ 25 क्वेश्चन आयोग गलत मानी थी सर। क्या जरूरी है जो बच्चे 60 बता रहे हैं कहीं उनका भी 20 क्वेश्चन इसमें आयोग गलत मानी और वो सही मान रहे? ये चीज़ लगातार होते रहता है। अभी एक और उदाहरण देते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड स्टेट का पिछली बार एक एग्जाम ली थी, इस बार की बात नहीं करें, पिछली बार एक एक सेट में 17, 18, 20, 22 गलतियां थी। बाद में जाकर के जब वो रिजल्ट जारी की, जब बच्चे आपत्ति व्यक्त किए, तब उनका भी माथा ठनका के किससे हम क्वेश्चन सेट करवा लिए हैं। फिर दोबारा मीटिंग करके उस पर ऑब्जेक्शन किया गया, कानूनी कार्रवाई की गई, जो क्वेश्चन उसमें सेट किए थे फिर उसको रिवाइज किया गया।
तो आपका क्या गारंटी है आप, तो ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर एक और पेज फंसा हुआ है एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के। जब रिजल्ट जारी किया गया उसी नोटिफिकेशन में डाल दिया कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। सर 23 में एग्जाम होता है, कैंसिल होता है, इसमें बच्चों की क्या गलती है अगर उस टाइम नहीं बना यहाँ पर भी आश्चर्य ये लगता है कि आप देखे होंगे कि 2014 का बिहार एसएससी का +2 लेवल का वैकेंसी आई थी और 2023 में वो वैकेंसी क्लियर की गई। वहाँ पर भी एक एनसीएल का मुद्दा उठा था उस समय भी, और बाद में चल करके उसको मैनेज किया गया। ये हमेशा बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में ये मुद्दा हमेशा क्यों प्रखर हो जाती है, बड़ा सा सवाल है। जनरली रूल ये होता है कि कोई भी जब आप फॉर्म भरते हैं, लास्ट डेट के पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, एनसीएल होना चाहिए, लास्ट डेट के पहले का करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो आप अपने हिसाब से क्या उसमें तय करते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर चाहिए? अरे लास्ट डेट का पहले का किसी का जाति प्रमाण पत्र होगा, वो मान्य होगा, 100% वो मान्य होगा। तो ये बार बार ये इशू मानसिक रूप से आप टॉर्चर कर रहे हैं स्टूडेंट को। यहाँ पर टॉर्चर हो रहे हैं बच्चे, बार बार आंदोलन का डिमांड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, पहले सर से बात करते हैं। अच्छा सर, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि एनसीएल होता क्या है। इंटर देकर आते हैं और एग्जाम दे देते हैं। जानना भी चाहिए, और रियल में नहीं पता होता, और इसका खामियाजा भी छात्र भुगतते हैं, वो अपने अधिकार से वंचित होते हैं। अब जैसे क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, यही बातें हैं। अब जो क्रीमी लेयर का मतलब होता है मलाईदार, क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि एक निश्चित फिक्स किया गया है इनकम, उससे अगर आपका ऊपर इनकम है, पारिवारिक इनकम, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है रहते हुए आरक्षण की श्रेणी में। और वहीं एनसीएल है नॉन क्रीमी लेयर, तो एक फिक्स इनकम जो सरकार के द्वारा तय किया गया है, उससे कम का अगर इनकम आपका बन रहा है तो वो एनसीएल में आया, 100% आपको उस आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अंतर यही है कि अगर आपके पिताजी कोई बड़े अफसर हैं तो स्वाभाविक है कि उसका इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनको लाभ नहीं मिलना है। लेकिन आप एनसीएल बना लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि 8 लाख या जो भी तय किया गया उससे कम का आपका इनकम है, जो उसका नॉर्म है, तो आपको उसका लाभ मिलता है। और ये सारे स्टूडेंट को समझना चाहिए। और ये दिक्कत होता है बिहार पुलिस में ही, क्योंकि टेंडर बच्चे होते हैं, नया तैयारी करने का शुरुआत ही यहाँ पे करते हैं। बिहार दरोगा को पूछिएगा तो सबको पता होता है, क्योंकि वो लोग मैच्योर हो चुके रहते हैं। प्रॉब्लम मैं भी इंटर दिया था, मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये मैक्सिमम, चूंकि हम लोग तो डेली 200-400-500 हज़ार बच्चों से मिलते हैं, तो यहाँ पर तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये मोटा मोटी ये छोटी छोटी जानकारियाँ, कोई भी हम यही कहते हैं कि कोई भी जब फॉर्म निकलता है तो बच्चे एक बार दूसरे पे पूरी तरीके से आश्रित आप मत रहिए कि साइबर कैफे वाले को सब चीज़ दे दिए, सुपुर्द कर दिए, साइबर कैफे वाला भर दिया। और कितना बार क्या होता है कि साइबर कैफे वालों की गलती का खामियाजा इस तरीके से आप भुगतते हैं कि सब कुछ होने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है। अगर कोई बच्चा एनसीएल के जगह पर उस सीएल में टिक लगा दिया तो इसका मतलब हुआ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस कैटेगरी में, तब भी जाके बाद में जब पता चलेगा अरे हम तो क्रीमी लेयर में मार दिए हैं, उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो 1, 2, 3 नंबर का जो गैप रहता है सीधे आप उससे वंचित हो जाते हैं, आपके हाथ से नौकरी निकल जाती है। तो इसलिए कोई भी जब आप फॉर्म भरें तो सही अगर उसको एक बार अच्छे से अपने से पढ़ें। बहुत सारी ऐसी उसमें जानकारियां दी रहती है और आपको जानना भी चाहिए, जिसका कि लाभ या हानि आपको बाद में होता है। इसलिए पूर्णतया दूसरों पर आश्रित ना रहें, खुद इसमें इंटरेस्ट लेकर हर चीज़ सूझबूझ करके, जान समझ करके तभी आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भी साइबर कैफ़े में भरते हैं तो हड़बड़ा करके नहीं, साइबर कैफ़े वाले को कहिए कि एक बार फॉर्म भर करके उसका प्रिंट आउट दे देगा, आप उसको करेक्शन कर लीजिए, 25-50 ज़्यादा ले आप दे दीजिए, क्योंकि वो आपका करियर का सवाल है। आप तब करेक्शन करके तब सामने में उसका फाइनल करने के पहले एक बार जरूर पॉइंट बार एक बार पढ़ लीजिए। बहुत हड़बड़ाहट किस बात का। सर क्या बोलिएगा, आयोग से आपकी क्या गुजारिश रहेगी कट ऑफ आंसर की को लेकर? जो बच्चे नहीं अभी तक जान पाए उनके लिए क्या बोलिएगा? और मेरे ख्याल से तो अगर आप कुछ बोलना भी चाहते हैं तो आपकी बातें किस रूप में वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हम लोग शिक्षक हों या छात्र हों, इसमें छात्र को ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। छात्र को इसलिए, और शिक्षक का ये कर्तव्य है कि एक सूत्र में बांध करके छात्रों को रखना चाहिए, क्योंकि एक उचित प्लेटफॉर्म मिले तभी तो सब छात्र एक जगह गैदर हो पाए। ये सब होता है कि छात्र नेता अगर कोई उस तरह का है, कोई लीड करते हैं, थोड़ा आसान काम हो जाता है। छात्र चाहते तो जरूर हैं लेकिन उनका यूनिटी आपस में नहीं बन पाता है। इसलिए सब देखिएगा छात्र मैक्सिमम यूट्यूब पे हुआ कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो छात्र की गलती ये होती है कि कभी भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की बातें होती है, या कोई भी अगुवाई जब उसकी करें तो वो बच्चे साथ नहीं देते हैं। दिक्कत आप गांधी मैदान में रख दीजिए कि इससे रिलेटेड एक मीटिंग है, आप देख लीजिए क्या बच्चा पहुंचता है, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। आयोग भी इस बात को समझती है, इसलिए वो अपने तरीके से नियंत्रित करती है, मनमानी करती है। अगर बच्चों में यूनिटी रहे, एक बार 5,000-10,000 बच्चे जिस समय CSBC बोर्ड के सामने जाकर के खड़े हो जाएंगे, आप देखिए कल से वो चीज़ लागू हो जाएगा। जैसे 67वीं BPSC में भी हुआ, एकदम होना ही होना है। इसलिए रेलवे में तो हम लोग कितना देख चुके हैं इस तरह का, जब भी होता है तो सारे टीचर आपस में मीटिंग करते हैं, ग्रुप भी बनाए हुए हैं, और जो आम सहमति बनती है उससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिससे कि छात्र जो जिस टीचर के पास पढ़ते हैं, अगर थोड़े समूह को ही प्रभावित करते हैं तो एक बड़ा समूह बनता है, वो चीज़ इंप्लीमेंट होता है। लेकिन इधर जो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, कहीं ना कहीं शिक्षकों की भी कमियां हैं कि आपस में बहुत बेहतर सामंजस्य नहीं है।
कोई टीचर एक्टिव भी होते हैं तो कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम जरूर होता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र हित की जब भी बातें आए तो अपने ईगो को साइड करके छात्र हित के मुद्दे पर जरूर एक प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, जैसा कि सर से मैंने सारी जानकारियां ली है, और अगर आपके पास NCL EWS नहीं है पहले का तो आप अभी बनवा लो। जैसा कि मैंने आज भी एक वीडियो बनाया है, सर ने कहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, तो आप लोग अभी बनवा कर रख लीजिए। और जैसा कि सर ने सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, मैं आयोग से गुजारिश करूंगा सर के माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग कट ऑफ और आंसर की जारी कर दीजिए। बच्चे परेशान हो रहे हैं, लगातार बच्चों का फ़ोन और कमेंट आ रहा है, तो आंसर की और कट ऑफ जारी करने की कृपा कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।